सुनंदा जी की उम्र अब ढल चुकी थी। उनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिखाई देती थीं। हाथों की नसें बाहर निकल आई थीं। लेकिन दिल में अपने परिवार के लिए प्यार और अपनापन आज भी पहले जैसा ही था। उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि बुढ़ापे में बेटा और बहू उनका सहारा बनेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस बेटे को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, रात रात भर जागकर बड़ा किया था, जिसके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, उसी बेटे के घर में आज उनकी कोई इज्जत नहीं बची थी। बहू प्रिया और उसकी माँ उन्हें घर का बोझ समझती थीं। उन्हें लगता था कि सुनंदा जी सिर्फ खाना खाती हैं और बदले में कुछ नहीं करती। इसलिए उन्होंने उन्हें मजबूर कर दिया कि वह रेलवे स्टेशन पर जाकर कुली का काम करें। सुनंदा जी रोज सुबह सबसे पहले उठती थीं, पूरे घर में झाड़ू पोछा करती थीं, रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती थीं, बहू के बच्चों को तैयार करती थीं, बर्तन धोती थीं, कपड़े साफ करती थीं, यहाँ तक कि घर का छोटा से छोटा काम भी वही करती थीं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। घर का सारा काम खत्म करने के बाद वह बिना कुछ खाए पिए स्टेशन के लिए निकल जाती थीं। रास्ते भर उनके मन में एक ही डर रहता था, अगर आज पैसे ज़्यादा नहीं हुए तो बहू उन्हें बहुत कुछ सुनाएगी। कई बार तो बहू ने उन्हें खाना तक नहीं दिया था। एक दिन सुबह से ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें तेज बुखार था, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी वह उठी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह काम पर नहीं गईं तो बहू उन्हें घर में घुसने नहीं देगी। वह धीरे धीरे रसोई में गईं, कांपते हाथों से चूल्हा जलाया, बहू और बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, बर्तन धोए और फिर लड़खड़ाते कदमों से स्टेशन की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कई बार उन्हें लगा कि वह गिर जाएंगी, लेकिन वह खुद को संभालती रहीं। स्टेशन पहुंचते ही उन्हें जोर का चक्कर आया और वह वहीं एक बेंच पर बैठ गईं। उनके माथे से पसीना बह रहा था, उनका शरीर कांप रहा था। तभी वहां काम करने वाला रामू उनके पास आया। रामू ने घबराकर पूछा, काकी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आज काम मत करो। सुनंदा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटा, अगर आज काम नहीं करूंगी तो बहू मुझे घर में घुसने नहीं देगी, वह कहेगी कि मैं निकम्मी हूँ। रामू ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, काकी, आज आपका काम मैं कर दूंगा, आप यहाँ बैठकर आराम करो। रामू पूरे दिन स्टेशन पर भागता रहा, अपना भी काम करता रहा और सुनंदा जी के हिस्से का भी। उधर सुनंदा जी पूरे दिन उसी बेंच पर बैठी रहीं, कभी आंखें बंद करके भगवान को याद करती, कभी अपने पुराने दिन याद करके रोने लगती। उन्हें याद आता कि एक समय था जब उनके घर में खुशियां थीं, बेटा उनके बिना एक पल नहीं रहता था। लेकिन आज वही बेटा उनकी हालत देखकर भी अनजान बना हुआ है। शाम को रामू उनके पास आया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर उनके हाथ में रखे और बोला, काकी, यह आपके हिस्से के पैसे हैं, लेकिन इन पैसों में से कुछ पैसे अपने लिए दवाई लेने में जरूर खर्च करना। सुनंदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से रामू के सिर पर हाथ रखा और बोली, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने आज मुझे अपने बेटे से ज्यादा सहारा दिया। किसी तरह वह घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचकर भी उनकी तकलीफ खत्म नहीं हुई। घर में सब लोग पार्टी में गए हुए थे, रसोई में सिर्फ खाली बर्तन पड़े थे, खाने के नाम पर कुछ भी नहीं था। उन्हें इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी कि वह अपने लिए एक रोटी तक नहीं बना सकती थी। उन्होंने चुपचाप अपनी मजदूरी के पैसे मेज पर रख दिए और अपने कमरे में जाकर लेट गईं। पूरी रात उनका शरीर बुखार से जलता रहा, कभी उन्हें ठंड लगती, कभी सिर दर्द से फटने लगता, लेकिन घर में किसी ने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि वह कैसी हैं। सुबह काफी देर हो गई थी, लेकिन सुनंदा जी कमरे से बाहर नहीं आईं। तभी नौकरानी विमला उनके कमरे में गई। उसने देखा कि सुनंदा जी को बहुत तेज बुखार है, उनका शरीर तप रहा है और वह बेहोश होने वाली हैं। विमला घबराकर तुरंत बहू प्रिया के पास गई और बोली,
भाभी जी, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुला लीजिए। लेकिन प्रिया को सुनंदा जी की हालत पर जरा भी दया नहीं आई। वह गुस्से में उनके कमरे में गई और उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, बुढ़िया, ये सब नौटंकी मेरे सामने मत कर, उठ और काम पर जा। सुनंदा जी रोते हुए बोली, बेटा, आज मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत तेज बुखार है। लेकिन प्रिया ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने उन्हें जबरदस्ती उठाया और 2 सूखी रोटियां हाथ में पकड़ा कर बोली, भूख लगे तो खा लेना, लेकिन शाम तक पैसे लेकर आना। सुबह का समय था, आसमान में हल्की धूप निकल रही थी, लेकिन सुनंदा जी के लिए हर दिन की तरह ये सुबह भी दर्द और मजबूरी लेकर आई थी। रात भर तेज बुखार में तड़पने के बाद भी उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिला। बहू प्रिया ने सुबह सुबह ही उन्हें डांटना शुरू कर दिया था। प्रिया गुस्से में बोली, अगर आज भी पैसे लेकर नहीं आई तो याद रखना, इस घर में तेरे लिए खाना नहीं बनेगा। सुनंदा जी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जवाब दिया तो बहू और ज्यादा अपमान करेगी। वह कांपते कदमों से स्टेशन की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर उन्हें चक्कर आ रहे थे। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो रहा था। कई बार उन्हें लगा कि वह सड़क पर ही गिर जाएंगी, लेकिन बहू के डर से वह किसी तरह स्टेशन तक पहुंच गईं। स्टेशन पर उस दिन बहुत भीड़ थी। एक साथ कई ट्रेनें आने वाली थीं। कुली इधर उधर भाग रहे थे। लोग अपने सामान के साथ जल्दी में थे, लेकिन सुनंदा जी की हालत ऐसी थी कि वह एक छोटा बैग भी मुश्किल से उठा पा रही थी। वह धीरे धीरे एक बेंच के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी एक परिवार वहां आया। उनके पास बहुत सारा सामान था। उन्होंने सुनंदा जी को बुलाया और कहा, माँ जी, हमारा सामान बाहर तक पहुंचा दीजिए। सुनंदा जी ने कमजोर हाथों से बैग उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारी सूटकेस उठाया, उनका संतुलन बिगड़ गया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। स्टेशन पर मौजूद लोग उन्हें देखने लगे। कुछ लोग आगे बढ़े, किसी ने पानी दिया, किसी ने उन्हें उठाने की कोशिश की। तभी वहां काम करने वाला रामू भी दौड़ता हुआ आया। रामू घबराकर बोला, काकी, आप ठीक हो ना? सुनंदा जी ने धीरे से आंखें खोली और बहुत मुश्किल से बोली, बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे काम करना है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काकी, अब आप कुछ मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। रामू ने उन्हें पास की बेंच पर बैठाया, पानी पिलाया और फिर खुद उनका काम करने लगा। करीब 1 घंटे बाद स्टेशन पर एक बड़ी ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन से एक बुजुर्ग आदमी नीचे उतरा। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने इधर उधर देखा और फिर जोर से आवाज लगाई, अरे कोई है, मेरा सामान बाहर तक पहुंचा दो। रामू किसी दूसरे यात्री का सामान उठा रहा था, इसलिए उसने दूर से ही कहा, काकी, आप जरा जाकर देख लो। सुनंदा जी धीरे धीरे उठी और उस आदमी की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आदमी की आवाज सुनी, उनके कदम अचानक रुक गए। वह आवाज उन्हें बहुत जानी पहचानी लगी। उन्होंने कांपते हाथों से अपना सिर उठाया और सामने देखा। सामने उनके पति सुधीर बाबू खड़े थे। सुधीर बाबू भी अपनी पत्नी को देखकर जैसे पत्थर बन गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जिस पत्नी को उन्होंने हमेशा इज्जत दी थी, जिसे कभी घर के बाहर काम नहीं करने दिया था, आज वह फटे पुराने कपड़ों में, कमजोर शरीर के साथ रेलवे स्टेशन पर कुली का काम कर रही थी। सुनंदा जी अपने आंसू नहीं रोक पाईं। वह फूट फूट कर रोने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे। चेहरा शर्म और दर्द से झुक गया था। सुधीर बाबू ने घबरा कर पूछा, सुनंदा, ये सब क्या है? तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? सुनंदा जी कुछ बोल नहीं पाईं। उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। तभी रामू वहां आया। उसने धीरे धीरे सुधीर बाबू को सारी बात बता दी। कैसे बहू प्रिया उन्हें रोज काम करने के लिए मजबूर करती है, कैसे बेटा रवि कुछ नहीं बोलता, कैसे सुनंदा जी जो भी पैसे कमाती हैं, बहू उनसे छीन लेती है।
और अगर वह काम पर नहीं जाती तो उन्हें खाना तक नहीं मिलता। रामू की बातें सुनते ही सुधीर बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्हें खुद पर पछतावा होने लगा कि उन्होंने अपने बेटे और बहू पर इतना भरोसा क्यों किया। उन्होंने तुरंत सुनंदा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें पास के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा, इनकी हालत बहुत खराब है। इन्हें तेज बुखार है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, शरीर में खून की भी कमी है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर सुधीर बाबू की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। घर पहुंचते ही बहू की असलियत सामने आई। डॉक्टर के क्लिनिक से निकलते समय सुधीर बाबू के हाथ कांप रहे थे। उनके दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी था और पछतावा भी। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि अगर वह पहले आ जाते, अगर वह पहले अपनी पत्नी की हालत देख लेते तो शायद सुनंदा जी को इतना सब नहीं सहना पड़ता। सुनंदा जी कार की पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थीं। उनके हाथ में दवाइयों का छोटा सा पैकेट था, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उन्हें डर लग रहा था कि घर पहुंचते ही बहू फिर से उन्हें अपमानित करेगी। रास्ते भर सुधीर बाबू कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अंदर ही अंदर उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आखिरकार कार घर के बाहर जाकर रुकी। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, बहू प्रिया सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। उसने सुनंदा जी को जल्दी घर लौटते देखा तो गुस्से में उठ खड़ी हुई। वह जोर से बोली, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई और पैसे कहाँ हैं? सुनंदा जी डर के मारे चुप रहीं, लेकिन प्रिया का गुस्सा और बढ़ गया। वह उनके पास आए और उनके हाथ को जोर से पकड़ लिया। प्रिया चीखते हुए बोली, बुढ़िया, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, पैसे कहाँ हैं? इतना कहते ही उसने सुनंदा जी को जोर से धक्का दिया। सुनंदा जी लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगी, लेकिन तभी सुधीर बाबू ने उन्हें संभाल लिया। अगले ही पल पूरे घर में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। प्रिया का चेहरा एक तरफ घूम गया। वह हैरानी से सुधीर बाबू को देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी ने उसे थप्पड़ मारा है। सुधीर बाबू गुस्से में कांपते हुए बोले, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? प्रिया गुस्से में बोली, आपको पता भी है ये औरत क्या करती है? कामचोर है, घर में बैठकर खाती है। सुधीर बाबू की आंखें लाल हो गईं। वह जोर से बोले, चुप रहो। जिस औरत ने इस घर को बनाया, जिसने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, तुम उसे कामचोर कह रही हो? इतने में बेटा रवि भी ऑफिस से घर आ गया। उसने घर में हंगामा देखा और सीधे अपनी पत्नी के पास जाकर खड़ा हो गया। रवि ने गुस्से में कहा, पापा, आप मेरे घर में खड़े होकर मेरी पत्नी पर हाथ नहीं उठा सकते। ये सुनते ही सुधीर बाबू का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने रवि के गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुधीर बाबू बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये वही माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे लिए अपनी खुशियाँ छोड़ी, और आज तुम अपनी पत्नी के डर से अपनी माँ को रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने भेजते हो। रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती मानने के बजाय कहा, पापा, आपने हमेशा माँ का ही साथ दिया, कभी हमारी मजबूरी नहीं समझी। सुधीर बाबू गुस्से में बोले, मजबूरी नहीं, ये तुम्हारा लालच है। तुम लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए। माँ की इज्जत, माँ का दर्द तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इतने में घर के बाहर कार रुकने की आवाज आई। बड़ा बेटा रमेश और बड़ी बहू नेहा भी वहां पहुंच गए। नेहा जैसे ही अंदर आई, उसने सुनंदा जी की हालत देखी। उनका कमजोर शरीर, कांपते हाथ, आंखों में आंसू और चेहरे पर बुखार की तपिश। ये सब देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। नेहा दौड़कर सुनंदा जी के पास गई और उन्हें गले लगाकर रोने लगी। वह रोते हुए बोली, माँ जी, आपने हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया? हम आपको इस हालत में कभी नहीं रहने देते। सुनंदा जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ रखा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई।
रमेश ने जब अपने छोटे भाई और भाभी की हरकतों के बारे में सुना तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। उसने रवि से कहा, तूने माँ के साथ ऐसा कैसे कर दिया? तू तो बचपन में माँ के बिना एक दिन नहीं रहता था। रवि सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन प्रिया अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। वह गुस्से में बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर घर में कोई रहेगा तो उसे काम भी करना पड़ेगा। इतना सुनते ही नेहा ने पहली बार प्रिया को जवाब दिया। नेहा बोली, काम करवाना और किसी बूढ़ी माँ को रेलवे स्टेशन पर कुली बनाकर भेजना, दोनों में बहुत फर्क होता है। पूरा घर चुप हो गया। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस दिन पहली बार सुनंदा जी को लगा कि शायद अब उनके दर्द को कोई समझने लगा है। घर में हुए उस झगड़े के बाद कुछ दिन तक सब शांत रहा। सुधीर बाबू ने साफ कह दिया था कि अब सुनंदा जी कोई काम नहीं करेगी, वह सिर्फ आराम करेगी। बड़ी बहू नेहा भी उनका बहुत ध्यान रखने लगी थी। समय पर दवाई देती, उनके लिए अच्छा खाना बनाती और उनसे प्यार से बातें करती। धीरे धीरे सुनंदा जी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी, लेकिन उनके दिल के अंदर जो दर्द था वह अभी भी कम नहीं हुआ था। उन्हें अपने छोटे बेटे रवि से बहुत उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि शायद एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह फिर से पहले जैसा बेटा बन जाएगा। कुछ महीनों बाद खबर मिली कि प्रिया माँ बनने वाली है। ये सुनकर पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। रवि ने पहली बार अपनी माँ से प्यार से बात की। उसने फ़ोन करके कहा, माँ, अब हमें आपकी ज़रूरत है। प्रिया की तबीयत ठीक नहीं रहती, आप कुछ महीनों के लिए बेंगलुरु आ जाए। सुनंदा जी का दिल पिघल गया। उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद बहू बदल गई है, शायद बेटा भी अपनी गलती समझ चुका है। सुधीर बाबू ने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने कहा, सुनंदा, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया वह अचानक से इतना अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सुनंदा जी माँ थीं। माँ का दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। उन्होंने कहा, अगर बच्चे मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए, आखिर वह मेरा बेटा है। कुछ दिनों बाद सुनंदा जी बेंगलुरु पहुंच गईं। शुरुआत के 2-3 दिन तक प्रिया बहुत प्यार से बात करती रही। वह मीठी आवाज में उन्हें माँ जी कहती, उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती। लेकिन धीरे धीरे उसकी असली सच्चाई फिर सामने आने लगी। सुबह 5 बजे ही सुनंदा जी को जगा दिया जाता। उनसे पूरे घर की सफाई करवाई जाती। फिर रसोई में घंटों खड़ा रखकर नाश्ता बनवाया जाता। उसके बाद कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, दोपहर का खाना बनाना, शाम की चाय, रात का खाना, हर काम उन्हीं से करवाया जाता। प्रिया खुद पूरे दिन आराम से अपने कमरे में मोबाइल चलाती रहती। कभी टीवी देखती, कभी अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करती। लेकिन सुनंदा जी को एक पल के लिए भी बैठने नहीं दिया जाता। अगर वह थककर 5 मिनट के लिए भी बैठ जाती तो प्रिया तुरंत ताना मार देती। वह कहती, आप यहाँ आराम करने नहीं आए हैं, अगर काम नहीं कर सकती तो वापस चली जाए। सुनंदा जी चुपचाप सब सहती रहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो बेटे का घर टूट जाएगा। कुछ दिनों बाद प्रिया की माँ भी वहाँ आ गई। अब माँ बेटी दोनों मिलकर सुनंदा जी को और ज़्यादा परेशान करने लगी। प्रिया की माँ अक्सर कहती, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी को परेशानी होती है, तुमसे ढंग का काम भी नहीं होता। एक दिन सुनंदा जी को बहुत तेज कमर दर्द हो रहा था। वह रसोई में खड़ी खड़ी खाना बना रही थीं। अचानक दर्द इतना बढ़ गया कि उनके हाथ से गरम दाल का बर्तन गिर गया। दाल फर्श पर फैल गई। बस फिर क्या था, प्रिया गुस्से से पागल हो गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, आपसे एक काम ठीक से नहीं होता, सारा सामान खराब कर दिया। इतना कहकर उसने सुनंदा जी का हाथ पकड़कर जोर से खींचा। सुनंदा जी दर्द से कराह उठी, लेकिन प्रिया को जरा भी दया नहीं आई। रवि भी वहीं खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ का साथ देने के बजाय अपनी पत्नी का ही साथ दिया। वह बोला, माँ, अगर आपसे काम नहीं होता तो साफ साफ बोल दीजिए। ये सुनकर सुनंदा जी का दिल टूट गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो।
रात को जब सब सो गए, तब सुनंदा जी चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे। जब रवि छोटा था, तब वह रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी। उसे हल्का सा बुखार भी आता था, तो वह खुद पूरी रात नहीं सोती थी। लेकिन आज वही बेटा उन्हें दर्द में देखकर भी चुप खड़ा था। उन्होंने धीरे से भगवान की तरफ देखा और रोते हुए बोली, हे भगवान, अगर यही दिन दिखाने थे तो मुझे माँ ही क्यों बनाया। काम का बोझ और अपने ही बेटे की बेरुखी ने सुनंदा जी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी आंखों की चमक खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी वह हर दिन चुपचाप काम करती रही, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद एक दिन उनका बेटा उन्हें समझेगा। एक रात सुनंदा जी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सीने में तेज दर्द होने लगा। लेकिन उस समय घर में कोई उनकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं था। प्रिया अपने कमरे में सो रही थी। रवि भी गहरी नींद में था। सुनंदा जी पूरी रात दर्द से तड़पती रहीं। उन्होंने कई बार आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। आंखों से आंसू बहते रहे और आखिरकार रात के आखिरी पहर में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सुबह जब काफी देर तक सुनंदा जी कमरे से बाहर नहीं आईं, तब प्रिया गुस्से में उनके कमरे में गई। उसे लगा कि आज भी वह काम से बचने के लिए बहाना कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। सुनंदा जी बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ी थीं। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अजीब सी शांति थी। प्रिया घबरा गई। उसने तुरंत रवि को बुलाया। रवि दौड़कर आया। उसने मां को हिलाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनंदा जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थीं। ये खबर सुनते ही सुधीर बाबू और रमेश भी तुरंत बेंगलुरु पहुंच गए। जैसे ही सुधीर बाबू ने अपनी पत्नी को सफेद चादर में लिपटा देखा, वह वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए बोले, सुनंदा, तुमने पूरी जिंदगी सबको खुश रखा, लेकिन तुम्हें कभी खुशी नहीं मिली। नेहा भी बहुत रो रही थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि अगर वह सुनंदा जी को अपने साथ रख लेती, तो शायद आज वह जिंदा होती। अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिन तक घर में शांति रही, लेकिन फिर धीरे धीरे बेटों और बहुओं का असली चेहरा सामने आने लगा। अब सबकी नज़र सिर्फ सुनंदा जी के नाम की जमीन, गहनों और बैंक के पैसों पर थी। रवि और प्रिया कहने लगे कि माँ उनके साथ रहती थी, इसलिए सबसे ज़्यादा हिस्सा उनका होना चाहिए। दूसरी तरफ रमेश और नेहा कहने लगे कि माँ ने आखिरी समय तक सबसे ज़्यादा प्यार उन्हें दिया, इसलिए उनका भी बराबर हक है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगी। बहुएं भी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगी। जिस माँ के लिए कभी किसी के पास समय नहीं था, आज उसी माँ की संपत्ति के लिए सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। तभी एक दिन सुधीर बाबू ने सबको हॉल में बुलाया। उनके हाथ में एक फाइल थी, चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी। उन्होंने सबके सामने कहा, तुम लोगों को सिर्फ संपत्ति चाहिए ना, तो सुन लो, सुनंदा ने मरने से पहले सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। सुधीर बाबू ने आगे कहा, और अब मैं ये सारी संपत्ति किसी बेटे या बहू को नहीं दूंगा। मैं ये सब एक वृद्धाश्रम और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करूंगा, ताकि कम से कम किसी और माँ को वह दर्द न मिले जो सुनंदा ने सहा। रवि और प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि लालच में उन्होंने सब कुछ खो दिया। सुधीर बाबू आखिरी बार सुनंदा जी की फोटो के सामने गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर देना सुनंदा, मैं तुम्हें समय रहते बचा नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।